फिल्म के एक शुरुआती सीन में एक चाइनीज सोल्जर बार बार भारतीय सोल्जर्स को पीछे जाने के लिए कहता है और ये नारे लगाता रहता है, चीनी हिंदी भाई भाई। और बलराज साहनी ये सुनकर कहते हैं, अच्छा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हमारी चर्चा का केंद्र है चेतन आनंद की 1964 की क्लासिक फिल्म हकीकत। इसे अक्सर हिंदी सिनेमा की शुरुआती ऑथेंटिक वॉर ड्रामाज में से एक कहा जाता है। हकीकत का बैकड्रॉप है 1962 का भारतीय चीनी युद्ध और इसकी शूटिंग उस समय लद्दाख में हुई थी। यह फिल्म स्टार्क रियलिज्म, अनअबैशड पैट्रियटिज्म और नैरेटिव मास्टरी का एक अनोखा ब्लेंड है। कुछ लोग इसे सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा कहते हैं तो कुछ इसे भारतीय सैनिकों के लिए एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट मानते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सी बात सच है और क्या ये दोनों बातें भी सच हो सकती हैं। हकीकत की गहराई को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम 1962 के भारतीय चीनी युद्ध के हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को याद करें। यह एक ब्रीफ लेकिन इंटेंस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था। कुछ ही हफ्तों तक चला, लेकिन भारत पर इसका गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। इंडियन आर्मी की हार के बाद जो हार्ट ब्रेक, शॉक और नेशनल सोल सर्चिंग हुआ, उसकी एक शुरुआती झलक हमें हकीकत में देखने को मिलती है। फिल्म पूरी तरह से लद्दाख पर फोकस करती है, जो एक ठंडा पहाड़ी डेजर्ट है। 1960s के शुरुआती दौर में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमज़ोर था, दुर्गम सड़कें और कठोर जीवन शैली। डायरेक्टर चेतन आनंद ने इस रियलिज्म को कैप्चर करने के लिए एक्सटेंसिवली ऑन लोकेशन शूटिंग की, जो उस समय के बॉलीवुड के लिए लगभग अनप्रेसिडेंटेड फैसला था। इस फिल्म के प्लॉट की एक खासियत है कि इसमें एक से ज़्यादा प्लॉट देखने को मिलते हैं, क्योंकि हकीकत किसी एक हीरो के पर्सपेक्टिव पर निर्भर नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन बहादुर सिंह यानी धर्मेंद्र और एंगमो यानी प्रिया राजवंश के प्लॉट के बारे में। जब हम पहली बार कैप्टन बहादुर से मिलते हैं, वो लद्दाख में तैनात एक युवा ऑफिसर हैं, जिनमें धर्मेंद्र के शुरुआती दौर की एनर्जी और आइडियलिज्म दोनों झलकते हैं। जल्द ही उनकी मुलाकात होती है एंगमो से, एक हाफ लद्दाखी और हाफ कश्मीरी लड़की जो अपने छोटे भाई सोनम के साथ है, जो अभी आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखता है। इन दोनों के बीच रोमांस अभी शुरू ही होता है कि युद्ध की आहट इसे ओवरशैडो कर देती है। कुछ ही समय बाद बहादुर सिंह को आदेश मिलता है कि वह फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएं, और फिर आता है अगला प्लॉट मेजर रंजीत सिंह का यानी बलराज साहनी। मेजर रंजीत सिंह इस फिल्म के एंकर की तरह हैं। उन्हें कंटेस्टेड बॉर्डर पर भारतीय चौकियों की रक्षा करने का ऑर्डर मिलता है। बलराज साहनी की नेचुरलिस्टिक एक्टिंग इस किरदार को बेहद वजनदार बनाती है। अपने सोल्जर्स के साथ कभी वो पिता की तरह बर्ताव करते हैं, कभी कभी हल्का फुल्का ह्यूमर यूज करते हैं। उन्हें पता है कि उनके सैनिक गिनती में कम हैं और उनके पास हथियार भी कम हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से आने वाले ऑर्डर की वजह से वो पहले गोली नहीं चला सकते। इस नीति के चलते जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, वही असल युद्ध की फ्यूटिलिटी को दर्शाता है। उनके स्पीचेस सैनिकों का मोराल बढ़ाते हैं, कभी उन्हें अव्यवस्थित होने से रोकते हैं तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा उत्साही होकर बिना एम्यूनिशन के लड़ मरने की गलतियों से बचाते हैं। हालांकि वो नॉट फर्स्ट अटैक पॉलिसी से खुद भी असहमत दिखाई देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और ऑर्डर्स को फॉलो करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और फिर आते हैं ब्रिगेडियर सिंह यानी जयंत। ब्रिगेडियर सिंह, जिनका किरदार जयंत निभाते हैं, महज एक कैमियो नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीन प्ले में वे कैप्टन बहादुर सिंह के पिता भी हैं, लेकिन फिर भी नेपोटिज्म नहीं दिखाते। वो अपने बेटे को सबसे खतरनाक चौकियों में भेजते हैं, जहां खतरा सबसे ज़्यादा है। इस फादर सन डायनामिक के जरिए फिल्म यह दिखाती है कि रैंक आपको ट्रेजेडी से नहीं बचा सकती। उनके अपने सोल्जर्स को दिए हुए भाषण कभी कभी
प्रोपेगेंडा का फ्लेवर भी देते हैं, खासकर जब वो उस चाइनीज लीडर पर बोलते हैं जो भारत में कभी ग्रैंड वेलकम के साथ आया था। लेकिन फिर एक ऐसा सीन आता है जब उनको अपने बेटे के शहीद होने की खबर मिल चुकी है और वो अपने सोल्जर्स को पूरी ताकत के साथ जंग लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आइए अब फिल्म में मौजूद दूसरे सोल्जर्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले राम सिंह यानी सुधीर, जो अपनी मंगेतर से लड़ाई करके जंग में शामिल हो गए थे और अब वह एक चिट्ठी की उम्मीद में दिन गिन रहे हैं कि शायद सुलह का कोई संकेत मिल जाए। इसके बाद कुछ और सोल्जर्स भी आते हैं, पर फिल्म में उनके नाम नहीं बताए जाते, जैसे संजय खान। ये सोल्जर बहुत कम बोलता है, लेकिन अपने साथियों के प्रति बेहद लॉयल साबित होता है। जब राम सिंह को गोली लग जाती है तो ये सोल्जर उस दुर्गम रास्ते में उसको अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है। इस सीक्वेंस में उसको फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। उसको बुरी तरह से थका हुआ पाकर राम सिंह कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो, और कुछ पलों में ही राम सिंह की मौत हो जाती है। और इस एक सीन में संजय खान ने एक सोल्जर के अपने दोस्तों को खोने के दुख को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। फिर आते हैं मैकमोहन, जिनको पहचानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो अपनी मशहूर दाढ़ी के बिना हैं। वो एक रंगरूट सोल्जर हैं जिनकी माँ अपने तीनों बेटों को सेना में भेजने के लिए अड़ी हुई है, भले ही उनकी बहुएं इसका विरोध कर रही हों। और फिर आता है एक सप्लाई कुक, जो घर की तंदूरी चिकन की रेसिपी को तरसता है। वो फिल्म में कुछ हल्का फुल्का ह्यूमर भी ऐड करता है। ऐसे ही बहुत सारे सोल्जर्स के नाम ना होना यह दिखाता है कि जंग किस तरह बहुत सारे अनाम सैनिकों के निजी सपने और इच्छाएं खत्म कर देती है। इस फिल्म में रियलिज्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक सीन में एक नाई सैनिकों की शेव करता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि सैनिकों की दाढ़ी बढ़ती जाती है। ठंड और धूप से उनका चेहरा काला पड़ता जाता है। अंत तक आते आते कई लोगों के गाल पिचक जाते हैं, आंखें अंदर धंस जाती हैं, पैरों पर फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है और उनमें चिंता के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। इसी बीच अपनों के भेजे खत ही सैनिकों के लिए जीवन रेखा बनते हैं। अगर खत नहीं आया तो वो मुश्किल से ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। जैसे राम सिंह की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। एक सैनिक की पत्नी उसे घर से बीज और मिट्टी भेजती है ताकि वो बंजर ज़मीन पर कुछ उगा सके। और सबसे बड़ा तनाव है कि चीनी सेना पहले गोली चलाए तभी भारतीय सैनिक जवाब दे सकते थे। डिप्लोमेटिक आदेशों के चलते प्रतिरोध नहीं हो पा रहा था, जबकि दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच मेजर रंजीत सिंह बार बार ब्रिगेडियर सिंह को रेडियो पर अपडेट करते जा रहे थे और उनसे गोली चलाने की परमिशन मांगते जा रहे थे। यह दिखाता है कि कैसे सोल्जर्स को एक आदेश की बेड़ियों ने जकड़ रखा है, जिससे सिर्फ उनका ही फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ता, दर्शकों को भी उनका इमोशनल स्टेट फील होता है। चलिए अब बात करते हैं पैट्रियटिज्म वर्सेस प्रोपेगेंडा की। हमने कैरेक्टर्स के एनालिसिस में देखा है कि मेजर रंजीत सिंह और ब्रिगेडियर सिंह के माध्यम से फिल्म दोनों पर्सपेक्टिव्स को पेश करती है। देखा जाए तो फिल्म की मेकिंग में गवर्नमेंट और आर्मी का डायरेक्ट सहयोग था और युद्ध के तुरंत बाद की यह कहानी भारत में बड़े स्तर पर ह्यूमिलिएशन के एहसास से जुड़ी थी। यह फिल्म कहीं दुख और कहीं वीरता के मिले जुले नैरेटिव को दिखाती है। एक तरफ जवाबी कार्यवाही की इजाज़त नहीं मिलने का फ्रस्ट्रेशन है और दूसरी ओर बार बार ब्रेवरी, एकता और भारतीयों की मॉरल सुपीरियॉरिटी भी सामने आती है। 2025 में इस फिल्म को देख रहे दर्शकों को ये सब्जेक्ट कुछ एंडियरिंग लग सकता है, पर इस बात में ट्विस्ट इतना है कि इस बार रूलिंग पार्टी कोई अलग थी। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के म्यूज़िक की। हकीकत का सबसे यादगार पहलू है इसका म्यूज़िक, जो आमतौर पर वॉर फिल्म्स में कम देखने को मिलता है। इसे कंपोज किया था मदन मोहन ने
और लिरिक्स लिखे थे कैफी आज़मी ने। इसका एक गाना हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मन्ना डे और भूपिंदर ने मिलकर गाया है। सैनिकों की मानसिक थकावट और मनोभाव को यह बाखूबी उजागर करता है। यह कहा जाता है कि इस गाने ने बाद की वॉर फिल्म सॉन्ग्स को इंस्पायर किया, जिनमें जेपी दत्ता की बॉर्डर का संदेशे आते हैं शामिल है। यह अपने आप में हकीकत के कल्चरल इम्पैक्ट को दिखाता है। और इसका आखिरी गाना कर चले हम फिदा जानो तन साथियों शायद हिंदी सिनेमा के सबसे इमोशनल देशभक्ति गीतों में से एक है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफी आज़मी के शब्द और सीन में गिरे हुए सैनिकों का दर्द, यह सब दिल को छू जाता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हकीकत आपको ज़्यादा खून खराबा और आगजनी वाले सीन नहीं दिखाएगा जिसकी आप आजकल की फिल्मों से उम्मीद रखते हैं, बल्कि इसकी खासियत यह है कि फिल्म ये दिखाती है कि इंडियन साइड एनवायरनमेंट से भी काफ़ी टूट चुकी थी। फिल्म के शुरुआती सीन्स में आप देख सकते हैं कि राम सिंह कुछ ही कदम भागता है और उसकी सांस फूलने लगती है। इतनी डिटेल और इतनी ईमानदारी किसी प्रोपेगेंडा फिल्म से करना बहुत मुश्किल है। और हाँ, एक और बात, फिल्म में बलराज साहनी और कैफी आज़मी दोनों लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन इप्टा से संबंध रखते हैं और दोनों ने इस फिल्म के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया। फिल्म के वीक पॉइंट्स की बात करें तो कई जगह पे आपको ये ओवर सेंटिमेंटल लग सकती है और ब्रिगेडियर सिंह के कुछ स्पीचेस आपको ऐसा लग सकते हैं कि जैसे किसी पॉलिटिशियन ने लिखे हों। और हाँ, ये फिल्म 1962 के युद्ध के सिर्फ लद्दाख वाले हिस्से पर केंद्रित है, जबकि ये युद्ध अरुणाचल प्रदेश में भी लड़ा गया था। अपनी इन कुछ कमियों के बावजूद यह फिल्म भारतीय सिनेमा में और ख़ासकर युद्ध के ऊपर बनी फिल्मों में एक यादगार और मील का पत्थर साबित होती है। उम्मीद है कि आपको आज का अनफिल्टर्ड टॉक पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं और रिदम्स ऑफ राइम को ऐसे ही और अनफिल्टर्ड टॉक्स देखने के लिए आप रिदम्स ऑफ राइम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर्ड टॉक्स देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।